बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं बेटा जी कि साइंसेस की बुनियाद और उसके बाद, क्योंकि फिज़िक्स भी साइंस की ही ब्रांच है, फिज़िक्स की बुनियाद भी एक्सपेरिमेंट पर बेस करती है। साइंटिफिक मेथड में बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला एक्सपेरिमेंट का है और एक्सपेरिमेंट में सबसे बुनियादी काम है मेजरमेंट लेना। पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का आपके सिलेबस का मेजरमेंट से मुताल्लिका है और इसमें मेजरिंग टेक्निक्स और किसी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को डिस्कस किया जाएगा। अब मेजरमेंट लेना है, किसकी मेजरमेंट लेना है? वो कहते एक दफा ऐसा हुआ कि कुछ सिख थे और उनको एक कोच फुटबॉल खेलना सिखा रहा था। वो एक सिख साहब थे सरदार जी, उन्होंने सारा लेक्चर सुनने के बाद अखीर पे कहने लगे अपने कोच से, ओ जमाल तुसी ये छोड़ो, बस ये दसो किक मारनी कि नहीं। तो यही सूरत हाल यहाँ पे है। मेजरमेंट हमने लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने किसको मेजर करना है, क्या है जिसको मेजर करना है। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी हैव टू मेजर फॉर सेक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने मेजर करना है। एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार, फिजिकल का लफ्ज़ हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसका भी वजूद हो, जिसको देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके, जिसको सही सही अहाताए पैमाइश में लाया जा सके। एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा जी हर वो मिकदार जिसको नापा जा सके, जिसका सही सही अंदाजा लगाया जा सके। सवाल ये पैदा होता है कि हम किसे कहते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि एनी मेजरेबल, हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश की जा सके। पैमाइश करने का मतलब क्या है? ऑब्जर्व करने का, मेजर करने का मकसद क्या है? एक्सपेरिमेंट करना मतलब क्या है? मेजर करना हम उसे कहते हैं किसी शय की कोई ऐसी खसूसियत जिसे हम मुनासिब नंबरों से ज़ाहिर कर सकें। इसका मतलब है कि हमने उसे पैमाइश कर लिया है, हमने उसकी मेजरमेंट कर ली है। मसलन एक इंसान है, आपसे, छोटे बच्चों से अक्सर पूछते हैं, बेटा आप मामा से ज़्यादा प्यार करते हैं या पापा से? कहते हैं मामा से। कितना प्यार करते हैं? इतना प्यार करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं। पापा से इतना करते हैं, वो डांटते हैं। आप ये पैमाइश नहीं कर सकते। लव समवन, हेट समवन इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। आप इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिटी, मिकदार, आप इसे मिकदार से ज़ाहिर नहीं कर सकते। आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, 10, 6 नहीं। आप मुझे बहुत पसंद है, 2 पसंद है या 4 पसंद है, आप ये नहीं कर सकते। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, आप किसी की लंबाई नाप सकते हैं, 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला नाप सकते हैं, किसी चीज़ में जगह कितनी घेरी हुई है वो नाप सकते हैं। वॉल्यूम मेजरेबल है, डेंसिटी मेजरेबल है, स्पीड मेजरेबल है, टाइम, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, ये मेजरेबल है। वो जिसे आप मेजर कर सकें। लेकिन अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि जो मेजर किया है वो सही है या गलत है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, उसमें वो खराबी है, वो खामी है, ये बात का मसला है। आप पैमाइश कर सकें, आप मेजर कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी है। किससे? चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लें, चाहे खाली आंख से ही मेजर कर लें। लंबाई नापना है, मीटर रोड इस्तेमाल कीजिए, बिठा नाप लो, कितना हो गया जी, कोई मसला नहीं, ये पैमाइश हो गई है। आप जिससे मर्जी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट का मेजर कर लें, वो हर्ज वाली बात नहीं है। एनी क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल by any instrument, without any instrument is called a physical quantity. अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको मेजर किया जा सकता है? हमने आगे फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया है। कम से कम 2 तरह से हमने कैटेगराइज किया है। देखिए क्यों कैटेगराइज किया है? हम किस्में बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, टाइप्स बनाते हैं बेटा जी, इसलिए ताकि हमें काम करना आसान हो जाए, डाटा सॉर्ट आउट करना आसान हो जाए, चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाए, उनको मैनेज करना आसान हो जाए। अब फिजिकल क्वांटिटीज को आपने मेजर करना है, आपने लेंथ मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल
लंबाई आपने नापनी है, तो लंबाई आप कैसे नापेंगे? आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, एक म्यार बनाना पड़ेगा, आपको एक यूनिट तय करना पड़ेगा। लंबाई के यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इंच है, फुट है, गज है, फरलांग है, या ये जो गड्ढे मैंने नापी थी ये भी हो सकता है। बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, आप कोई नया यूनिट भी बना सकते हैं। वो एक जो यूनिट है वो एक स्टैंडर्ड है जो आपने सेट किया हुआ है। उस स्टैंडर्ड की मदद से आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। तो यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड, एक म्यार बनाना पड़ेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब वो म्यार कौन सा होना चाहिए? कोई भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं जिनको मेजर कर सकते हैं हम? बहुत सारी हैं, आप एक सांस में उनका नाम भी नहीं गिनवा सकते। मैस है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, डेंसिटी है, रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को बुनियादी हैसियत दे लेते हैं। दो टाइप्स फिजिकल क्वांटिटीज की कम से कम हैं अभी तक, जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनका मतलब क्या है? जो बेस क्वांटिटीज हैं, बुनियादी मिकदारें, बुनियाद, ये क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, इस मकसद के लिए कि हमें कम से कम स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़े और ज्यादा आसानी हो जाए हमें काम करने में, उसके लिए हमने कुछ क्वांटिटीज को बुनियादी हैसियत दे ली है। उसका फायदा क्या होता है? आप बुनियाद रखते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए पहला काम क्या करते हैं? आप एक बुनियाद रखते हैं। इसका मतलब क्या है? उस बुनियाद के ऊपर सारी दीवार खड़ी होगी, सारी बिल्डिंग खड़ी होगी। वो बुनियाद की ईंट आप कहाँ रखेंगे? आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं कमरा 10 फुट चौड़ा बने, आप एक ईंट यहाँ पे रखते हैं, दूसरी यहाँ पे रखते हैं। आप चाहते हैं कमरा 20 फीट चौड़ा बने, आप एक ईंट यहाँ पे रखते हैं, दूसरी तरफ ज्यादा फासले पे रखते हैं। बुनियाद की ईंट कहाँ रखनी है आप जहाँ मर्जी फैसला कर लीजिए, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जब बुनियाद रख दी जाएगी तो बाकी की दीवार, बाकी की ईंटें उसके ऊपर आएंगी। ये कभी नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जनाब हम बुनियाद यहाँ पे रखते हैं, दीवार वहां पे बना लीजिए। नहीं, उस बुनियाद पर ही सारी दीवार खड़ी होगी, सारी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो बेस क्वांटिटीज वो हैं जो कि बाकी की क्वांटिटीज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी, अपना रोल प्ले करेंगी। बेस क्वांटिटीज क्या है? इनकी डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज दैट नीड नो अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर एक्सप्लेनेशन, फॉर देयर डेफिनेशन आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ये वो है जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम काम करेंगे साइंस में, ई जी ई फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप लिखा होगा, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल। ये लैटिन वर्ड है, एग्जाम्पलिया ग्रेटिया, उनकी एब्रिविएशन है ई जी, एग्जाम्पलिया ग्रेटिया। एग्जाम्पल गिवन भी लोग कह देते हैं, मकसद इसका वही है। फॉर एग्जाम्पल मैस, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। तो बेस क्वांटिटीज वो हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। कुछ अर्सा पहले वेज रेफ्रिजरेटर का ऐड आया करता था, उसमें क्या कहा करते थे? वेज, नाम ही काफी है, इनका सिर्फ नाम ही काफी है। जब नया नया पढ़ाने लगते हैं ना, मैं भी जब नया नया पढ़ाने लगा तो मुझे भी आदत थी क्लास में जाके, मेरा नाम जीरक है, मैं फलां काम करता हूँ, फलां यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की है, एमफिल किया है, ये किया वो किया, मैं बताया करता था। अब काफ़ी अर्सा हो गया पढ़ाते हुए, 15 साल हो गए हैं, अब कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं कहता हूँ जी कि बस मुझे जानते हैं, बच्चे कहते हैं ये सर आप सब मान हैं, बस ठीक है, नाम ही काफ़ी है, चले आगे चलते हैं। इनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। देखें, आपने किसी शख्स की बहादुरी की तारीफ करनी है, एक शख्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी खसूसियात हैं, उनमें से एक खसूसियत है बहादुरी। आप क्या कहेंगे? ये आदमी बहुत बहादुर है। अब कैसे पता चलेगा कि वो बहुत बहादुर है? आप कहेंगे जनाब ये शेर की तरह बहादुर है। आप कभी नहीं कहेंगे ये गीदड़ की तरह बहादुर है या लोमड़ी की तरह बहादुर है। क्यों? हमने बहादुरी के लिए शेर को सेट किया हुआ है, बुनियाद बहादुरी की शेर है। यार ये लोमड़ी की तरह चालाक है, हिरन जैसी इसकी मोटी मोटी आंखें हैं, जिराफे की तरह इसका कद है, हाथी की तरह इसकी सेहत है। क्या है? आपने सेहत के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया हाथी,
آپ نے لمبائی کے لیے ہائٹ کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا زرافہ، آپ نے بہادری کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا شیر. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس کے لیے کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں. ہم اگر یہاں اپنے معاشرے میں کسی سے کہہ دیں کہ یار آپ تو بڑے الو ہیں، وہ غصہ کر جائے گا کہ جناب آپ نے مجھے بیوقوف کہا. آپ امریکہ میں یا بہت سارے ممالک میں جا کے کسی کو الو کہیں وہ خوش ہو جائے گا. وہاں پہ الو کو سمبلائز کیا جاتا ہے عقل مندی کے لیے، ہم سمبلائز کرتے ہیں بیوقوفی کے لیے. انہوں نے عقل مندی کا اسٹینڈرڈ الو سیٹ کر لیا، ہم نے بیوقوفی کا اسٹینڈرڈ الو سیٹ کر لیا. اسی سے دیکھ لیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، وہ کتنے عقل مند ہیں. تو اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہوئے یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کون سا اسٹینڈرڈ ہے جس کو بنیادی حیثیت دینا ہے. بس ہم اپنے طور پہ پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ رکھا جائے، اس اسٹینڈرڈ کو بنیادی حیثیت دی جائے جو زیادہ تر استعمال ہونے والا ہے، جو کامنلی یوزڈ ہیں. تو یہ وہ ہوں گے جن کو ہم نے بنیادی حیثیت دے دی ہے. یہ ایک دفعہ طے ہو گئے ہیں. کتنے ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں، جس کو چاہے بنیادی حیثیت دے سکتے ہیں. میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ کام کون کرے گا؟ انٹرنیشنل بیورو فار ویٹس اینڈ میئرز، ناپ تول کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے. وہ ہماری ہی سائنٹیفک کمیونٹی ہے جو یہ طے کرے گی. تو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا، جو طے کر لیا گیا وہ ٹھیک ہے. اب یہ بنیادی حیثیت رکھنے والی کوانٹیٹیز یہ ہیں، ان کے لیے ہمیں اسٹینڈرڈ بنانا پڑیں گے. ان کوانٹیٹیز کے ملنے سے بنے گی ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. کیا ہیں ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز؟ یہ وہ کوانٹیٹیز ہیں that are described by using one or more base quantities. اور کیجیے by using one or more base quantities. یہ وہ کوانٹیٹیز ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز کے ملنے سے بنے گی. ایک سے زیادہ ان میں آئے گی، یا تو ایک ہی بیس کوانٹیٹی ایک سے زیادہ مرتبہ آئے گی، یا پھر ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز آئیں گی. ان میں کون کون سی شامل ہیں جی؟ فار ایگزامپل بہت ساری ہیں. ایگزامپل کے طور پہ کچھ لکھی ہیں، ویلوسٹی، ایکسلریشن، ڈینسٹی، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ ہیں جو بیس کوانٹیٹیز کے ملنے سے بنی ہیں. اب ہمیں صورت کیا ہو گئی کہ جتنی بیس کوانٹیٹیز ہیں ہم نے صرف اتنے ہی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں. باقی کے جو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں وہ تو چونکہ بیس کوانٹیٹیز کے ملنے سے بن جائے گی، تو ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم بیس کوانٹیٹیز کا سہارا لیں گے. لیکن بہادری کے لیے شیر ہے، وہ ایک بیس کوانٹیٹی بن گئی. لمبائی لمبے قد کے لیے زرافہ ہے، وہ ایک بیس کوانٹیٹی بن گئی. چالاکی کے لیے لومڑی ہے، وہ ایک بیس کوانٹیٹی بن گئی. اب ہم کسی انسان کو ایکسپلین کرتے ہیں، یار یہ بندہ شیر کی طرح بہادر اور لومڑی کی طرح چالاک ہے. یہ ایک ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی ہے کیونکہ اس میں دو مختلف آ گئی جن کے ملنے سے وہ بنا. یہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں. اب اس میں ہمیں صورت کیا ہوئی؟ کنوینئنس ہمیں بیٹا جی یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف بیس کوانٹیٹیز کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑیں گے. مختلف بیس کوانٹیٹیز مل کے ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی بنا دیں گے. ہم سائنس میں ہمیشہ آپ سے یہ کہیں گے کہ رٹا نہیں لگانا، کنسیپٹ پہ کام کریں، لیکن کبھی یا کبھی آپ کو رٹا لگانا ہی پڑے گا. مثلا کیسے؟ میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، آپ اس کا بڑا کنسیپچوئل جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جناب، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اے. میں کہوں گا یہ اے کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا کسی کے پاس. میں پوچھتا ہوں یہ رنگ کون سا ہے؟ سفید. آپ کہیں گے جناب سفید ہے. کیوں سفید ہے؟ کیوں یہ ساری لائٹ جو اس پہ پڑتی ہے ریفلیکٹ کر دیتا ہے، سارے رنگ مل کے سفید بناتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسے سفید کیوں کہتے ہیں، اسے لال کیوں نہیں کہتے، کالا کیوں نہیں کہتے، کھٹا میٹھا کیوں نہیں کہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا اے فار ایپل، وہ ایپل ہے. اسے امرود کیوں نہیں کہا؟ یہ اس کا نام ہے. بس آپ کا نام کیا ہے؟ مستنصر حسین تارڑ. آپ کا یہ نام کیوں ہے؟ کوئی دشمنی تھی پیرنٹس کو اتنا مشکل نام رکھنے کی؟ نہیں، بس جو بھی تھا رکھ دیا گیا. اب آپ چینج نہیں کر سکتے اسے، جو ہے سو ہے. تو یہ بات نہیں، جو ڈیسائیڈ کر لیا گیا اسے وائٹ کہا. اگر اسے ریڈ کہہ لیتے تو اب اعتراض یہ ہوتا کہ اسے ریڈ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ اے ہے. فرض کیجیے جس نے انگلش الفابیٹس بنائے ہوں گے وہ اسے ایکس کہتا، آج ہم اسے ایکس کہہ رہے ہوتے. پھر یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ یہ ایکس کیوں ہے. اس لیے یہ اے ہے، بی ہے، سی ہے، جو ہے اب یہ طے ہو گیا. اب یہ بنیاد ہے، یہ بیس ہے. اس سے مل کے بننا ہے جو بھی بننا ہے. ایپل
APPLE। ये अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल है जिसमें मुख्तलिफ, एक ही बेस दो दफा आ गई और मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज आ गई, तो ये पर बन गया। ऐसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लंबाई। लंबाई और वर्क, लेंथ और टाइम, ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनके मिलने से बन गई डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो कि एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के मिलने से बनी हुई हैं। बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। आसानी क्या है हमें कि अब हमने बेस क्वांटिटीज तय करनी कौन कौन सी हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट वगैरह बेस क्वांटिटीज हैं। आगे जाके हम इनको मजीद भी इसमें ऐड करेंगे अभी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो हमने असल में अब जो काम करना है वो ये है कि बेस क्वांटिटीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करने हैं। बेस क्वांटिटीज के लिए हमने स्टैंडर्ड तय करने हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज उनके मिलने से बनती जाएंगी, उनमें कोई मसला नहीं होगा हमें, वो भी हमारा काम सीधा सीधा हो जाएगा जी। तो जनाब अब बेस क्वांटिटीज के लिए आपने जो काम करना है, किसी भी बेस क्वांटिटी को जब आपने मेजर करना है, आपकी बुक पे पेज नंबर 4 पे जब आप लेक्चर अटेंड करें, बुक आपके साथ में खुली होनी चाहिए, पेंसिल साथ में खुली होनी चाहिए नोट करने के लिए। पेज नंबर 4 पे पहली ही लाइन में है, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। किसी बेस क्वांटिटी को, असल काम है बेस क्वांटिटी को मेजर करना। डिराइव्ड क्वांटिटीज उनके मिलने से बनती जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। देयर आर 2 steps to measure a base quantity। कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम, सबसे पहली बात क्या? चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, एक मियार तय करना। ये बात अभी हम पहले भी कर चुके हैं। एक स्टैंडर्ड सेट करना। हर बेस क्वांटिटी के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। कौन सा स्टैंडर्ड सेट करेंगे ये आपकी मर्जी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेंथ के लिए आप कौन सा स्टैंडर्ड तय करना पसंद करेंगे? आप मीटर कर लें, सेंटीमीटर कर लें, गज कर लें, इंच कर लें, फुट कर लें, फरलांग कर लें, किलोग्राम कर लें, या कोई और जो आपको पसंद आए। 5-7 लोग मिलके, वो आपने मुहावरा सुना होगा, चोरी का माल लाठियों के गज। वो कैसे बना? कहते कोई चोर कपड़े की दुकान लूट के लेके आए थे, घर आके 4-5 लोग थे, रौला पै गया इस बात का कि जनाब इसकी पैमाइश करें और हिस्सा तकसीम करें। तो एक कोई पढ़ा लिखा चोर था हमारे जैसा, वो कहने लगा उस्ताद जी वो हम दुकान तो लूट के ले आए हैं, लेकिन वो जो गाज होता फीता उनके पास वो तो हम लेके ही नहीं आए, अब कैसे नापें? वो कहते दबा कर वहां से डंडा उठाएं, फर्ज करेंगे ये डंडा 1 मीटर के बराबर है। लो जी, तो ये आप उन्होंने स्टैंडर्ड तय कर लिया बड़ी आसानी से, हम भी कर लेंगे। आप स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से तय कर सकते हैं। साइंटिफिकली काम करते हुए ये काम हमारे पास करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर वेट्स एंड मेजर है, उन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो आपने स्टैंडर्ड तय कर लिया, हमने लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया, फॉर एग्जांपल मीटर बना लिया। अब जो मीटर है, सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे कहूँ, फर्ज करेंगे आज असाइनमेंट के तौर में आपसे कहूँ, आपने बेटा लेक्चर अटेंड कर लिया, आज आपने अपने घर के हर दरवाजे की लंबाई नापना है। हाइट की लंबाई होती है, कितनी हाइट है आपके घर में हर एक दरवाजे की। कल को मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर में हर दरवाजे की लंबाई कितनी है, आप नाप के मुझे बताएंगे। दरवाजे आमतौर पे जैसे ही होते हैं हर घर में, तो एक बच्चा कहता है जी 2 मीटर, दूसरा कहता है नहीं जी 100 मीटर, तीसरा कहता है नहीं जी 5000 मीटर। ये तो हो सकता है कि एक घर में एक दरवाजा है वो 2 मीटर है, दूसरे घर में 2.25 मीटर है, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर है, लेकिन 2 मीटर और 5000 मीटर में तो बहुत ज्यादा फर्क है। ये तो कोई मसला ठीक नहीं लगता, बात कोई है खराबी बात। हम पूछते हैं कि बेटा जी आप क्यों इतना फर्क क्यों आ गया, दरवाजे तो देखने में जैसे होते हैं, 2 मीटर 5000 मीटर क्या हुआ? एक बच्चा कहता है सर जी आपने ये तो बताया ही नहीं था कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, तो मैंने अपने तौर पे 1 मीटर इतना कर लिया। दूसरा बच्चा कहता है जी मैंने तो 1 मीटर इतना रखा था। इसका मतलब है तो मीटर ही, लेकिन वो एक जैसा तो नहीं है सबका, ये बात ठीक नहीं है। वो एक जैसा ही होगा जब हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया है, इसका मतलब ये है कि हम ये बताएंगे कि ये कितना है। ये बात अभी हम बाद में करेंगे कि एक स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। फिलहाल फर्ज कर लेंगे स्टैंडर्ड तय कर लिया गया है, 1 मीटर इतना इतना है। दूसरा मरहला क्या है?
दूसरा स्टेप क्या है बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर टू कंपेयर बेस क्वांटिटी with that स्टैंडर्ड तय हो गया। अब क्या करेंगे? आपको तरीकाकार बनाएंगे कि आपने जो मेजर करना है, इस बेस क्वांटिटी को मेजर करना है, तो आप एक प्रोसीजर सेट करेंगे उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने के लिए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि पीर महल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक आदमी आया है, चाइना से मंगवाया गया है, और वो आदमी बड़े अच्छे तरीके से वायरस का मुकाबला करेगा, एलिमिनेट करेगा हमारे इलाके से, और वो आदमी 50 मीटर लंबा है। आपको सुन के हंसी आ जाएगी, आप इस बात में यकीन ही नहीं करेंगे कि वो 50 मीटर लंबा आदमी कैसे हो सकता है। मीटर से समझना मुश्किल है, फुट में कर लेते हैं आप। मेरा कद 6 फीट है, तो मैं कहता हूँ जी वो 100 फीट का बंदा है जो आया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। हाँ, 100 फुट का बंदा कैसे हो सकता है? आपने देखा हुआ है कि 1 फुट इतना का होता है। 6 फुट का बंदा है तो इसे 1 फीट से 6 गुना है जो एक बंदा है आपके सामने खड़ा हुआ। तो 100 फीट का मतलब है कि उसे 1 फीट से 100 गुना बड़ा है। इतना बड़ा तो यार नहीं होता बंदा, सर नहीं कह रहे हैं, बस क्योंकि हम सामने मौजूद नहीं है तो जो मर्जी कहते रहे रिकॉर्ड करते हुए। तो आपको यकीन क्यों नहीं आया? इसलिए कि आपने 1 फीट देखा हुआ है। जो ही कहा गया कि 100 फीट, आपने फौरन उस 1 फीट के साथ कंपैरिजन कर लिया कि उससे 100 गुना बड़ा कितना होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जनाब, क्या आप एक 100 किलोग्राम की बोरी उठा सकते हैं? आप कहेंगे अगर नहीं उठा सकते या उठा सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना लोड उठाने को आपसे कहा जा रहा है। क्यों? आपको अंदाजा है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। स्टैंडर्ड चूज कर लिया गया किलोग्राम मैस के लिए। अब अगले मरहले में आपने क्या किया? वो जो 100 किलोग्राम है, आपने उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके बताया कि वो 1 किलोग्राम इतना होता है, 100 किलोग्राम को इतना हो जाए, 100 बार 1 किलोग्राम हो जाएगा। नहीं, ये तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, हम उसे उठा नहीं सकते, या मैं उठा लूंगा। अब कंपैरिजन करते हैं। मैं कहता हूं जी 2.5 मीटर। इसका मतलब है कि हमने उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया है और उसके मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा ये वैल्यू निकली है। हम उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर कंपैरिजन करके फिर हम बताएंगे। तो यू हैव टू एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर टू कंपेयर एनी क्वांटिटी विद दैट स्टैंडर्ड। वो प्रोसीजर क्या है? आपने नापना है किसी इंस्ट्रूमेंट से, किलो का बट्टा रख दिया, 2 किलो का बट्टा रख दिया, या 1-1 फुट करके 1 फीट है, 2 फीट है, 3 है, 4 है। तो ये कंपैरिजन हो गया। आपने उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है कि उसके मुकाबले में कितने गुना है। आधा गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और अक्सर ये मिस हो जाते हैं या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। वो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं कि इसका जवाब क्या आना है। तो अगर तो सवाल आए कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेजर अ बेस क्वांटिटी, ये सवाल है और इसका जवाब आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे पहली 4.5 लाइनों में मौजूद है। ये 2 पॉइंट है। क्या प्रोसीजर है बेस क्वांटिटी को मेजर करने का? स्टैंडर्ड चूज करें और उसके बाद उससे कंपैरिजन करने के लिए कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने स्टैंडर्ड चूज कर लिया, स्टैंडर्ड को चूज करते हुए हम किन बातों का ख्याल रखें? एक स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? कि सर स्टैंडर्ड तो हमने चूज कर लिया, अगर आपने कहा कि अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक मेयार बनाऊं, मैं अपना एक स्टैंडर्ड बनाऊं। वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड को डिजाइन करते हुए, चूज करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए? कैसा होना चाहिए वो स्टैंडर्ड? एक आइडियल स्टैंडर्ड की खसूसियात क्या है? सवाल है व्हाट आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड? एक आइडियल स्टैंडर्ड की क्या खसूसियात होनी चाहिए? क्या खसूसियात चाहिए जी? पहली खसूसियत क्या होनी चाहिए जनाब? 2 खसूसियात सिंपल सी होनी चाहिए।
पहली खसूसियत क्या होनी चाहिए एक आइडियल स्टैंडर्ड की, इट मस्ट बी इनवेरिएबल। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, वेरिएबल तब्दील होने वाला, इनवेरिएबल जो तब्दील ना होने वाला हो, सबके लिए एक जैसा हो। ये नहीं कि 1 मीटर है, पीर माल में कुछ और है, तो लाहौर में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, तो फौजी हुकूमत में कुछ और है, सिविलियन गवर्नमेंट में कुछ और है, कोरोना से पहले मीटर कुछ और था, कोरोना के बाद में कुछ और हो गया। नहीं, वो तब्दील ना होने वाला हो, मौसम सर्द हो, गर्म हो, बहार हो, खज़ां हो, यहाँ हो, वहाँ हो, तहाँ हो, कहाँ हो, जहाँ मर्जी हो, हर जगह पे वो स्टैंडर्ड एक जैसा ही हो। इट मस्ट बी इनवेरिएबल। ये ना हो कि हम किलोग्राम के हिसाब से गड्डी खरीद के लाएं और जहां जिस शहर में बेचने लगे वहां पे किलो का बट्टा ही कुछ और हो, तो हमें समझ ही ना आए कि मुनाफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इट मस्ट बी इनवेरिएबल, ये तब्दील ना होने वाला हो, बिल्कुल एक जैसा हो हर एक के लिए। और दूसरा, इट मस्ट बी एक्सेसिबल, हर आदमी की रसाई में हो, हर आदमी की पहुंच में हो, हर आदमी उसे देख सके। अगर किसी ने दुकान बनाना है, सब्जी की दुकान बनाना है, तो ये ना हो कि उस बंदे को बेचारे को किलो का बट्टा ही ना मिले कहीं से। आपने मैट्रिक में ये पढ़ा हुआ होगा कि वो जो स्टैंडर्ड किलोग्राम है वो पेरिस में ज़्यूरिच के करीब जनाब एक जगह पे जहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर वेट्स एंड मेजर का हेड ऑफिस है, वहाँ पे वो एक प्लाटिनम रेडियम का सिलेंडर रखा हुआ है, इसका मास 1 किलोग्राम है। वैसे वो किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हो गई, अभी पुरानी बात हो गई। अब वो सिलेंडर नहीं रहा स्टैंडर्ड के तौर पे, वो वक्त के साथ साथ कुछ माइक्रोग्राम उसमें फर्क पड़ गया था, या वो 1 मीटर की लेंथ कितनी है वो पेरिस के करीब। तो अगर एक बंदा कपड़े की दुकान पीर महल में बनाना चाहता है, एक गाहक आ गया जनाब एक सूट दीजिए, वो कहेगा भाईजान आप बैठें, तो मैं जनाब फ्लाइट पकड़ के जाता हूँ पेरिस, वहां पे जाके मीटर पड़ा है स्टैंडर्ड, उसके सारे कंपैरिजन करके लेके आता हूँ। तो आजकल कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद है तो कपड़ा नहीं बेच सकते हम, नहीं, हर आदमी की पहुंच में हो। हम क्या करेंगे, वहां उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके मीटर की पट्टियां काट के ले आएंगे, यहाँ पे दुकानदार वो लोगों को दे देंगे। हर आदमी की पहुंच में आसानी से वो होना चाहिए, ताकि जो चाहे जहां चाहे जैसा चाहे मैयर कर सके। वो हम फ्लोट करेंगे सारी दुनिया को कि जनाब ये 1 मीटर है, ये 1 किलोग्राम है, ये 1 सेकंड है। आप सारी दुनिया में 1 सेकंड का नाम जहां पे भी लेंगे, सारी दुनिया में 1 सेकंड होता है। 1 सेकंड पाकिस्तान में 1 सेकंड कितना होता है? आप किसी दोस्त को फोन करते हैं, आप कहाँ जनाब 1 सेकंड में आया, वो फिर शाम को ही 1 सेकंड होता है। 1 मिनट ही क्यों आया? वो किसी बंदे ने अपनी खातून से पूछा ना, शॉपिंग के लिए जाना था, बेगम साहब आप तैयार होकर बाहर नहीं निकली, क्या हुआ? कहती मियाँ जी घंटा हो गया मैं आपसे कह रही हूँ कि 1 मिनट में आ जाए। हमारे यहाँ ये सूरत हाल, ये तो नफसियाती मसाइल हो गए ना हमारे। तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए वो स्टैंडर्ड, और हर आदमी की पहुंच में होना चाहिए। दीज आर द 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। ये सवाल होगा, इसका जवाब ये है। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाना है बेस क्वांटिटीज के लिए बनाना है, डिराइव्ड क्वांटिटी उनके मिलने से बन जाएंगी, वो कोई मसला नहीं। तो अब बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, स्टे ट्यून्ड।